कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो घिरी हो अरबों बर्फ की चट्टानों से और यहीं हो एक रहस्यमय ड्वार्फ स्टार और मैग्नेटिक बबल्स का एक गोला 10 करोड़ मील चौड़ा, जहां खतरनाक रेडिएशन फील्ड्स के बीच एक कॉस्मिक वॉर तबाही मचाती रहती हो। ये गैलेक्सी के एक दूर दराज हिस्से में है, मगर हमारे नजदीक ही है, हमारे ही सोलर सिस्टम में। और इसके बाहरी हिस्से में जो कुछ हो रहा है वही तय करता है कि हम जिएंगे या मरेंगे। पिछली सदी के दौरान यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हमने अपनी गैलेक्सी में अरबों तारे ढूंढे हैं और यूनिवर्स में अरबों नई गैलेक्सी भी खोज डाली है। हमने ब्लैक होल्स में से कॉस्मिक जेट्स निकलते देखे हैं, फटते हुए डेथ स्टार्स, और दूर दराज सोलर सिस्टम्स में हमने नए प्लैनेट्स भी देखे हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे अपने कॉस्मिक जिप कोड की, तो हम इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। हम स्पेस को स्टडी करते हैं और हमारे सबसे करीब है हमारा सोलर सिस्टम, तो इसे ही हमें सबसे अच्छे ढंग से समझना चाहिए। लेकिन शायद हमने ऐसा करने की अभी शुरुआत ही की है। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये सोलर सिस्टम हमारा घर है, ये हमारा पड़ोस है, पर शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि हमें ये भी नहीं मालूम कि इसका दायरा कितना है। बचपन में मुझे सिखाया गया था कि जहाँ प्लैनेट्स हैं वहीं तक सोलर सिस्टम है, तो उस समय प्लूटो सबसे दूर वाला प्लैनेट था, यानी सोलर सिस्टम बस वहीं तक था। पर पता चला कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते हैं कि जहाँ तक प्लैनेट्स हैं वहीं तक सोलर सिस्टम है, यानी जहाँ नेपच्यून और प्लूटो हैं, तो मेरा मानना है कि आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। हमें अभी अभी एक हैरत अंगेज बात पता चली है। जहां हमारे प्लैनेट्स खत्म होते हैं, 90% से ज्यादा हमारा सोलर सिस्टम वहां से शुरू होता है। जब तक सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचती है, बहुत कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि वहां कुछ है जहां से पृथ्वी पर मेहमान आते रहते हैं। ये हैं कॉमेट्स। कहा जाता है कि ये कॉमेट्स नेपच्यून की ऑर्बिट से भी परे से एक रहस्यमय डिस्क से आते रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं लगता था कि ये बात साबित होगी। काइपर बेल्ट सिर्फ थियरी में मौजूद थी, इसके बारे में बस अंदाजा ही था, पर यह भी माना जाता था कि इसे देखना बहुत ही मुश्किल होगा। इस चीज की चौड़ाई 100। ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने इस बात को गलत साबित करने का फैसला किया। मैं चीजें जमा करता रहता हूँ। ये वो नोट्स हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के दौरान बनाए थे। मैं एक नोटबुक में बहुत कुछ लिखता रहता था ताकि पहाड़ की चोटी पर हो रही हर बात का ट्रैक रख सकूं। यहाँ उस 220 सेंटीमीटर के टेलीस्कोप का नाम लिखा हुआ है मौना केआ। इसे रस्ट बकेट भी कहा जाता था। इस टेलीस्कोप को देखने वालों को लगता था कि ये कितनी बेकार चीज है। ब्राउन कलर होने की वजह से लगता था इस पर जंग लग गया है, यानी ये टेलीस्कोप बहुत ही बदसूरत लगता है, पर अपने काम के लिए हम इसे ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ये प्लैनेट्स से आगे कोई चीज इनमें से कुछ आइसबर्ग काले हैं, राख से ढके हुए, यानी हम इन्हें काइपर बेल्ट वाली चीजों जैसा ही मान सकते हैं। मैं उस चीज के करीब जाना चाहता था, लेकिन मेरे गाइड ने मुझे बताया कि वो बहुत बड़ा है, हम उसके करीब नहीं जा सकते, वो पलट जाएगा। हमें ये आइसबर्ग मिल गया जो काफी डार्क है, तो जरा इसी को देखते हैं। देखिए, ये बाहर से काफी काला है। कॉमेट भी काले ही होते हैं, हालांकि वो इससे भी ज्यादा काले होते हैं। हमें लगता है कि कॉमेट्स आमतौर पर एस्फाल्ट से, टार से भी काले होते हैं। कॉमेट्स इसलिए काले होते हैं क्योंकि सूरज उन्हें झुलसा देता है। तो ये काली चीज आती कहां से है? ये राख तो नहीं है। लेकिन जब हम जानते हैं कि कॉमेट्स में काफी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स, और जब इन चीजों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कॉस्मिक रेस से धमाका होता है, तो ये झुलस जाते हैं और उससे काले हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप मांस के किसी टुकड़े को लेकर उसे बारबेक्यू पर काफी वक्त के लिए छोड़ दें और वो जलकर काला हो जाए। कॉमेट्स के साथ भी ऐसा ही होता रहता है। काइपर बेल्ट वाली चीजें भी ऐसी ही होती है। ये छोटी होती हैं और स्पेस के अंधेरे बैकग्राउंड में घुल मिल जाती है।
इन चीजों की स्टडी के साथ दिक्कत यह है कि इनको देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत बड़े टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। काइपर बेल्ट वाली बिल्कुल स्याह चीजें करीब आधे दशक तक छिपी रहीं। फिर गर्मियों की एक रात ज्वेट और उनकी टीम को कुछ नजर आया और बस उसके बाद सोलर सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। ये वो लॉग शीट और वो नोट्स हैं जो हम ऑब्जर्वेशन के दौरान बनाते हैं। 29 अगस्त सन 1992 हमने शुरुआत आम ढंग से की। हमने टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों को देखना शुरू किया और हमें ये चीज पहली बार दिखी। ये इकलौता छोटा सा बिंदु आसमान में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसके धीमे पाथ ने ये दिखाया कि ये सूरज का चक्कर लगा रहा था, लेकिन एक ऐसे ऑर्बिट में जो इसे प्लैनेट से बहुत आगे ले गया, और ये ऑर्बिट इसे रहस्यमय काइपर बेल्ट में पहुंचा रहा था। ये आसमान में बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए ये बहुत दूर था। इसकी धीमी रफ्तार की वजह से हम फौरन जान गए कि ये तब तक सोलर सिस्टम में दिखने वाली सबसे दूर वाली चीज थी। यहाँ इस नोट में लिखा है SMO, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क भी बनाया हुआ है। यानी ये काइपर बेल्ट की डिस्कवरी थी जो 3 अक्षरों में लिखी थी। पलक झपकते ही काइपर बेल्ट एक असलियत बन गई और हमारा सोलर सिस्टम भी 2 गुना बड़ा बन गया। ये बहुत बड़ी बात थी। पहले हम जिस सोलर सिस्टम के हिस्से की मौजूदगी की बात बिना सबूत के करते थे, वो सबूत अचानक सामने था। काइपर बेल्ट में मौजूद इस पहली चीज की खोज से ये साफ पता चल गया कि वहाँ बहुत सी नई चीजें मौजूद हैं। एक तरह से रातों रात ही सोलर सिस्टम का डायमीटर 2 गुना हो गया। बाद में टीम ने काइपर बेल्ट की और भी कई चीजों की पहचान की। इन्होंने कैलकुलेट किया कि अरबों ऐसी चीजें एक बड़ी सी डिस्क में सूर्य का चक्कर लगा रही होंगी। हमारे पास ये पहला सबूत था कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे लिए बड़े बड़े सरप्राइजेज मौजूद थे। हमारे मुताबिक सोलर सिस्टम की जो सीमा थी वो अब बहुत बढ़ गई थी। काइपर बेल्ट की पहली चीज की खोज एक बहुत ही शानदार कामयाबी थी। ये इस बात का सबूत था कि सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें मौजूद थीं जिनके बारे में हम पहले अंदाजा ही लगाते थे, लेकिन फिर ये वाकई मिली। हमें तो यूं लगा जैसे एक पूरा का पूरा प्लेनेट ही हमने खोज लिया हो। काइपर बेल्ट बहुत बड़ी है। ये पृथ्वी की ऑर्बिट के मुकाबले सूर्य से 50 गुना ज्यादा दूर तक फैली हुई है और इसका ताल्लुक सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों से है। काइपर बेल्ट में मौजूद मटेरियल असल में प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स का बचा खुचा हिस्सा है। इन चीजों से पृथ्वी या जुपिटर जैसे बड़े ग्रह बन सकते थे, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इधर उधर फैल गया और उसी तरह मौजूद रहा। ये छोटे छोटे टुकड़े प्लैनेट्स के बनने के दौरान बचे रहे हैं। काइपर बेल्ट की खोज से सोलर सिस्टम का साइज फौरन ही बढ़ गया, लेकिन एक मेंबर का ओहदा कम हो गया, क्योंकि इस बेल्ट में मौजूद कुछ चीजें हमारे सबसे छोटे प्लेनेट प्लूटो से भी बड़ी थी। इसीलिए इसे ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया। प्लूटो को लेकर जो कंट्रोवर्सी होती रही है वो मुझे बहुत ही मजेदार लगी है। क्या ये प्लैनेट है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है, या फिर इन दोनों के बीच की चीज? प्लूटो अब भी हमारे सोलर सिस्टम का एक दिलचस्प और जरूरी हिस्सा है, लेकिन अब हम इसे इसके सबसे करीबी पड़ोसियों के हिसाब से देखते हैं। हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि प्लूटो को अब एक प्लैनेट नहीं कहा जाता। अब इस बारे में बात की जानी चाहिए कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है और ये हमें अपने उन नए दोस्तों के बारे में काफी बातें बता सकता है जिन्हें हम साल दर साल खोजते जा रहे हैं। आज प्लूटो के 1400 से ज्यादा भाई और बहन हैं, जिन्हें कहा जाता है प्लूटिनोज। अगर प्लूटो एक प्लैनेट है तो सभी प्लूटिनोज भी हैं। तो ऐसे में इन सभी के नाम याद करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। काइपर बेल्ट की इस खोज से सोलर सिस्टम के दरवाजे खुल गए, लेकिन इसके बाहरी हिस्सों की खोज हमारे सफर की सिर्फ शुरुआत भर थी। काइपर बेल्ट बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि काइपर बेल्ट का छोर ही हमारे सोलर सिस्टम का छोर है, तो फिर ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। काइपर बेल्ट से काफी आगे सूर्य ने दरअसल सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक डिफ्लेक्टर शील्ड लगा रखी है। हमारा ये स्टार गैलेक्सी की सबसे बड़ी तोपों के खिलाफ जैसे एक कॉस्मिक जंग लड़ रहा है और हमारा जीवन इसकी जीत पर निर्भर है। बहुत लंबे समय तक हम ये मानते रहे कि जहां प्लैनेट्स खत्म होते हैं, सोलर सिस्टम भी वहीं खत्म होता है।
लेकिन 90 के दशक में काइपर बेल्ट की खोज के बाद से सूरज की पहुंच दोगुनी हो गई और साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि क्या ये और आगे तक पहुंच सकती है, और पता ये चला कि ये काफी आगे तक जाती है। अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ ना होते। अगर आप इस कमरे में एक गाइगर काउंटर रखें तो वो क्लिक करेगा, लेकिन यही गाइगर काउंटर स्पेस में कहीं ज्यादा क्लिक करेगा। ये कॉस्मिक रेज कहलाने वाले एक खतरनाक रेडिएशन का पता लगा रहा है। कॉस्मिक रेज असल में हीलियम एटम्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियाई जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो करीब करीब रोशनी की रफ्तार से स्पेस में से गुजर रहे होते हैं। ये हजारों लाइट ईयर्स तक सफर करते रह सकते हैं और पता चला है कि ये यहाँ पृथ्वी तक भी पहुँच जाते हैं। कॉस्मिक रेज गैलेक्सी में काफी अंदर मौजूद फटते हुए तारों से निकलती है और जीवन इनके सामने ठहर नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन्स को फाड़ सकती हैं, ये सेल्स की केमिकल बनावट को बदलकर म्यूटेशंस कर सकती हैं। ये तो किसी की जान भी ले सकती हैं। अगर बिना किसी बचाव के पृथ्वी पर लगातार कॉस्मिक रेज बरसती रहें, तो यकीन से नहीं कह सकते कि जीवन के एडवांस्ड फॉर्म्स कायम रह पाएंगे या नहीं। लेकिन हमारी तरफ आ रही बहुत कम कॉस्मिक रेज ही हमसे टकरा पाती है। जाहिर है कि यूनिवर्स से हमारी तरफ आ रही कॉस्मिक रेज के पूरे हमले से कोई चीज हमें बचा रही है। असल में हमारे सूर्य ने ही एक डिफ्लेक्टर शील्ड बनाई है जो स्पेस में करीब 14 अरब किलोमीटर में फैली है। इसके लिए यह इस्तेमाल करता है अपनी सोलर विंड। आपको शायद सोलर विंड पृथ्वी वाली हवा जैसी लगेगी, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग होती है। असल में ये सूर्य की ओर से आ रही हाइड्रोजन जैसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम होती है और ये 1 सेकंड में अरबों टन के हिसाब से निकलती है। सोलर विंड के कुछ हिस्सों की रफ्तार तो 32 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी इसमें काफी ताकत होती है। लेकिन पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है क्योंकि हमारे ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर देती है। सोलर विंड सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं ठहरती, बल्कि ये स्पेस में आगे बढ़ती रहती है। ये हमारे अंदरूनी प्लैनेट्स के पास से बहती है। बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से भी होकर आगे बढ़ती रहती है। ये काइपर बेल्ट के पास से भी बहकर सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड को 5 अरब 60 करोड़ किलोमीटर आगे तक पहुंचा देती है। इस तरह ये हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द हीलियोस्फीयर नाम की एक बड़ी सी डिफेंसिव शील्ड बना देती है। सोलर विंड हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द एक बुलबुला सा बना देती है। सूरज एक बड़ी माँ जैसा है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स और उनसे जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स का एक बुलबुला बनाता है जो हमें सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से से आ रही कॉस्मिक रेज से बचाता है। हमारी तरफ आ रही कॉस्मिक रेज बाहर जा रही सोलर विंड से टकराती हैं और ज्यादातर रेज स्पेस में डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर स्पेस में ये सब न हो रहा होता तो हमारा सफाया हो जाता। कुदरत की बाकी चीजों की ही तरह सोलर विंड भी एक दोधारी तलवार जैसी है। भले ही ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये हमें गैलेक्टिक मटेरियल से बचाती भी है। यूनिवर्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शुरू में आपको बहुत खतरनाक और नुकसानदेह लगेंगी, लेकिन वो हमारी जान बचा भी सकती हैं। सोलर विंड एक ऐसी ही चीज है। सूर्य की तरफ से हाई एनर्जी पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं, लेकिन सोलर विंड की वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम और भी ज्यादा खतरनाक किस्म के पार्टिकल से बचा रहता है। बबल का ये कवच धूल और गैस में से बचता हुआ आगे बढ़ता रहता है जब सोलर सिस्टम गैलेक्सी के बीच वाले हिस्से की धीमे धीमे परिक्रमा कर रहा होता है। ये वैसे ही आगे बढ़ता है जैसे पानी में कोई नाव। एक ऐसी लहर भी आती है जहां सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में मटेरियल से टकराते वक्त सोलर विंड की रफ्तार लगभग थम सी जाती है। और यहीं पर नासा के इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर या आईबेक्स को एक अजीब और अनोखी सी चीज नजर आई। आईबेक्स मिशन को यहाँ हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा सा स्ट्रीमर मिला। हमने अपने सोलर सिस्टम में इससे बड़ी चीज नहीं देखी है। ऐसा हमारे सोलर सिस्टम के मैग्नेटिक फील्ड और गैलेक्सी के कहीं बड़े मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि बाहर जाती सूरज की सोलर विंड और गैलेक्सी का अंदर की तरफ आता इंटरस्टेलर मीडियम जब आपस में इंटरैक्ट करता है तो इसमें फंसकर पार्टिकल्स एक बड़े रिबन की शक्ल ले लेते हैं। ये रिबन करीब 160 अरब किलोमीटर लंबा है, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है।
हमारे सोलर सिस्टम के छोर पर मौजूद इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो जिन चीजों की उम्मीद ना की गई हो उन्हें देखकर ही हम सीखते हैं और ऐसे ही साइंस आगे बढ़ती है। आईबेक्स और इसकी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कमाल की नई बातें बता रही है, लेकिन 1970 के दशक वाली ये पुरानी और दमदार मशीन हमें स्पेस के बाहरी हिस्सों से सबसे एक्साइटिंग खबरें भेजती रहती है। वोयेजर स्पेसक्राफ्ट करीब 40 साल से सफर कर रहा है और आज भी ये बड़े बड़े मैग्नेटिक बबल्स की विशाल फील्ड्स और हमारे सोलर सिस्टम से निकलने वाले बड़े बड़े और हाई पावर्ड जेट्स के बारे में संदेश भेजता रहता है। पिछले कुछ दशकों में हमें ये पता चला है कि हम सोलर सिस्टम की सिर्फ 10% तस्वीर ही देख पा रहे थे। 25 साल पहले हमें लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो शायद प्लैनेट्स का आखिरी छोर था, पर अब हम जानते हैं कि प्लूटो जैसी और भी कई चीजें यहाँ हैं। तो न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का दायरा बढ़ा है, बल्कि हम ये भी जान गए हैं कि हमें अभी और कितना सीखना है। हमारी सबसे नई मशीनें हमारे कॉस्मिक पड़ोस में इन दूर दराज जगहों तक भी देख पा रही है। हम अपने सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में बहुत सारी चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बेहतर होने से हम और नई चीजों के बारे में जान पा रहे हैं और हमारी इन बेहतर मशीनों की वजह से सोलर सिस्टम की हमारी जानी पहचानी तस्वीर बदल रही है। लेकिन हमें इस छोर तक हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी ही पहुंचा रही है। जब नासा ने 1977 में वोयेजर 1 लॉन्च किया था तो उनका अंदाजा था कि ये 5 साल तक काम करेगा, लेकिन ये छोटा सा स्पेस प्रोब 37 साल बाद भी हैरान करने वाली जानकारियां भेज रहा है। अगस्त सन 2012 में ये पृथ्वी से करीब 18 अरब किलोमीटर दूर था। ये हीलियोस्फीयर से निकलकर रहस्यमय हीलियोपॉज में दाखिल हो गया था। ये सूर्य के एटमॉस्फेयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच वाली जगह है। ये दोनों सीमाएं हीलियोपॉज में ही मिलती हैं। यहीं पर हमारा इलाका एक तरह से खत्म होता है और आम इलाका शुरू होता है। जब ये खबर आई कि वोयेजर हीलियोपॉज में पहुंच गया है तो मैं बहुत खुश हुआ। हम सोलर सिस्टम के इस हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं जानते और इंसान के इतिहास में पहली बार एक रोबोट प्रोब इसके बीच में था और अपने आसपास की चीजों की खबर भेज रहा था। ये एकदम अनोखी बात थी। चाहे एक सीमित दायरे में ही सही, पर पहली बार हम ये कह सकते हैं कि इंसान एक इंटरस्टेलर स्पीशीज बन गया है। अब हम सितारों के बीच में हैं। जब हमारे छोटे से इंटरस्टेलर प्रोब ने सोलर सिस्टम पर नजर डाली तो वहाँ हमारे लिए कई सरप्राइजेज मौजूद थे। हम सोचते थे कि हीलियोस्फीयर की शेप किसी कॉमेट जैसी थी जिसकी एक बड़ी सी टेल होगी जिसकी लंबाई अरबों किलोमीटर होगी, लेकिन वोयेजर को कुछ नया और असाधारण नजर आया। इसे यहाँ बड़ी सी टेल वाला कॉमेट की शेप का हीलियोस्फीयर नहीं दिखा, बल्कि इसकी शेप क्रिसेंट मून जैसी थी और इसकी 2 छोटी टेल्स थीं। ये वाकई एक अहम ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ये हमें कुछ नया बताता है। ये बताता है कि हीलियोस्फीयर की फंडामेंटल शेप क्या है। काफी वक्त पहले हमारे पास इसकी बुनियादी तस्वीर थी जिसमें कुछ डिटेल्स भी थी। अब हमें इसके स्ट्रक्चर का पता चल गया है, तो अब हम और आगे बढ़ सकते हैं और सूरज के आसपास के इलाकों को गहराई से समझ सकते हैं। ये टेल्स एनर्जाइज्ड सोलर विंड के जेट्स हैं। इन जेट्स की वजह होती है गैलेक्सी के बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच की टेंशन या इंटरैक्शन और बहुत ही तेज रफ्तार वाले चार्ज पार्टिकल्स जो सूरज से आते हैं। वोयेजर ने सूरज के असर वाले छोर के बारे में भी एक हैरान करने वाली खबर भेजी। शायद हीलियोपॉज कोई क्लियर बैरियर नहीं है। ये कोई हार्ड एज नहीं है, ये कोई शार्प चीज नहीं है। ये एक धुंधला और फैला हुआ सा हिस्सा है। ये लाखों करोड़ों किलोमीटर चौड़ा है और इसके बीच में वोयेजर को कुछ बहुत अजीब ही चीज मिली। यहाँ था विशाल मैग्नेटिक बबल्स का एक गोला। हैरान करने वाली खबर भेजी। शायद हीलियोपॉज कोई क्लियर बैरियर नहीं है। ये कोई हार्ड एज नहीं है, ये कोई शार्प चीज नहीं है। ये एक धुंधला और फैला हुआ सा हिस्सा है। ये लाखों करोड़ों किलोमीटर चौड़ा है और इसके बीच में वोयेजर को कुछ बहुत अजीब ही चीज मिली। यहाँ था विशाल मैग्नेटिक बबल्स का एक गोला।
हम उम्मीद कर रहे थे कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड तक गायब हो चुकी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर पता ये चला कि सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस आपस में उलझ गईं, जिससे बुलबुलों वाला एक झागदार मैग्नेटिक स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे लिए हैरत अंगेज भी था और एक्साइटिंग भी। सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बढ़ते हुए ऐंठती और उलझती जाती है। ये लाइनें एक दूसरे को काटते हुए फिर जुड़ती हैं और बड़े बड़े मैग्नेटिक बबल्स बनाती हैं। ऐसा हर झागदार बबल करीब 16 करोड़ किलोमीटर चौड़ा होता है और ये काफी चौड़ाई है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी ही है और सोलर सिस्टम को ऐसे हजारों बबल्स ने घेर रखा है। किसी को नहीं पता कि ये मैग्नेटिक बबल्स क्या करते हैं, पर यह हो सकता है कि ये कॉस्मिक बबल रैप गैलेक्टिक रेडिएशन से बचाव की पहली लाइन हो, जो सोलर सिस्टम को कॉस्मिक हमले से बचाता है। जरा सोचिए कि वॉयेजर को लॉन्च किए जाने से अब तक टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है। तब किसी के पास सेल फोन नहीं थे, दूसरे देश तक फोन करना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत हुआ करती थी। लेकिन फिर भी इस पुरानी टेक्नोलॉजी की बदौलत अब हम सोलर सिस्टम के छोर के बारे में जान पा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगले 50 साल में क्या कुछ हो सकता है। अब वॉयेजर हीलियोपॉज से भी आगे जा चुका है, पर क्या इसने वाकई सोलर सिस्टम से विदा ली है? जी नहीं, अभी वॉयेजर के सफर के लिए सोलर सिस्टम का काफी हिस्सा मौजूद है और सोलर सिस्टम से विदा लेने में इसे अभी बहुत लंबा वक्त लग सकता है, शायद सैकड़ों या हजारों साल। ये सूर्य के एटमॉस्फेयर से बाहर है, लेकिन उसकी ग्रेविटी के दायरे से बाहर नहीं। आगे बढ़ने के दौरान हम दाखिल होते हैं काइपर बेल्ट में, प्लूटो के ऑर्बिट से भी आगे। ये दूरी बहुत ज्यादा है और हीलियोपॉज उससे भी आगे है, यानी सूरज का मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सोच सकते हैं कि आप सोलर सिस्टम के आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं, पर सच ये है कि अब भी वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रेविटी की वजह से हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। और कभी कभार कोई चीज इस मटेरियल को हमारे सूर्य की ओर भेज देती है और कभी कभी पृथ्वी उसके रास्ते में पड़ जाती है। सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में काफी आगे, सूर्य के एटमॉस्फेयर के आखिरी भाग से भी परे, हम कुछ नहीं देख पाते। हम उतनी दूर तक देख ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभी वहां से हमारे पास मैसेंजर्स आते हैं जो जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। ये है कॉमेट्स। कॉमेट्स दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स और दूसरे जो कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स काइपर बेल्ट से आते हैं। ये स्पेस जंक की वो डिस्क है जो हमारे प्लैनेट्स से आगे मौजूद है। ये सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द छोटे छोटे चक्कर काटते रहते हैं। ये 200 साल या इससे कम के रेगुलर इंटरवल्स पर लौटते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स थोड़े रहस्यमय होते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स हर 1000 साल या शायद 10 लाख साल के बाद भी लौट सकते हैं, और सर्कल्स में आने वाले शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स के उलट ये लॉन्ग पीरियड कॉमेट जब प्लंजिंग ऑर्बिट्स में आते हैं तो ये हर जगह और हर दिशा में गिर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये किसी और जगह से आते हैं। हमें लगता है कि लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स कहीं ज्यादा दूर जगह से आते हैं, किसी बहुत दूर की चीज के किसी स्फेरिकल क्लाउड से, जो अक्सर सूरज की तरफ गोता लगाते रहते हैं। जब कोई कॉमेट करीब आता है तो सूर्य उसे गर्म करता है, बर्फ से गैस बनती है और कॉमेट का मास घट जाता है। धीरे धीरे ये कॉमेट्स खत्म हो जाएंगे, पर फिलहाल तो ये बार बार आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका बड़ा सा भंडार कहीं मौजूद है। लेकिन ये भंडार है कहाँ? ये कहाँ से आ रहे हैं? इन अजीब कॉमेट्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद ये हमारे सोलर सिस्टम से नहीं है। शायद गैलेक्सी ऐसे बर्फीले टुकड़ों से भरी पड़ी है और कभी कभार हम पर बरसती रहती है, पर शायद ये सोलर सिस्टम के किसी और हिस्से से ही यहाँ आते हों। हो सकता है कि पूरा सोलर सिस्टम ही अपने क्रिएशन के शुरुआती दिनों में बचे मलबे की एक बॉल से घिरा हो, यानी ओट क्लाउड के जेनस सुपर कंप्यूटर से। इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स में हजारों प्रोसेसर्स और लाखों कंप्यूटिंग कोर्स होते हैं। इस तरह की मशीन से एक सेकंड में 100 खरब से भी ज्यादा कैलकुलेशंस की जा सकती हैं।
और इसकी जरूरत है। अगर हम अरबों साल के दौरान हुए लाखों करोड़ों कॉमेट्स के विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो काम इस मशीन से हो सकता है, कागज और कलम से कभी नहीं हो सकता। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स नजर न आने वाले विशाल ओट क्लाउड की एक तस्वीर को जोड़ना शुरू कर सकते हैं, और शुरुआत उसी से होगी जो दिखेगा, यानी वो कॉमेट्स जो सूरज की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। किसी कॉमेट के सामने आने तक हमें कोई ओट क्लाउड दिखाई नहीं देता, तो हमें यह अंदाजा लगाना होता है कि कब ऐसा कोई क्लाउड एकदम सही तरीके से आएगा जो सूरज के नजदीक से गुजरेगा ताकि हम उसे देख सकें। फिर हम उल्टी दिशा में काम करते हुए ये बता सकते हैं कि हर 10 साल में इस साइज का करीब एक कॉमेट नजर आता है, और शायद ऐसे ही विशाल है कि अगर आप सूर्य से सभी प्लैनेट्स को हटा दें तो भी ओट क्लाउड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आखिर इस क्लाउड की आइसी बॉडीज यहाँ तक पहुंची कैसे? ओट क्लाउड को आप यूं समझ सकते हैं कि ये प्लैनेट्स के वो टुकड़े हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए। ये उनके बनने के बाद बचा हुआ मलबा है। ओट क्लाउड से असल में कुछ बनना नहीं था। ओट क्लाउड तब बनते हैं जब वो बड़े बड़े प्लैनेट्स बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बन नहीं पाते। इसके बजाय 0.6 अरब साल पहले हमारे सूरज में विस्फोट हुआ। इस नए स्टार के चारों तरफ धूल और गैस का एक बादल मंडराने लगा। फिर ग्रेविटी ने अपना असर दिखाया। उसने गैस, धूल, बर्फ और चट्टानों को अपनी तरफ खींचकर प्लैनेट बनाए। प्लैनेट मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़ों से वजूद में आए, जैसे कि चट्टानें और बर्फ वगैरह, और ये चीजें वक्त के साथ साथ जुड़ती गईं। ये घूमता और आपस में टकराता मैटर एस्ट्रॉइड बेल्ट में चट्टानी मलबे और काइपर बेल्ट में बर्फ की शक्ल में बचा रहा। फिर नेपट्यून और यूरेनस ने अपना असर दिखाते हुए इस मलबे को और फैला दिया। लेकिन जरा सोचिए कि जब ग्रेविटी के असर की वजह से तरह तरह की छोटी चट्टानें एक साथ गिरने लगती हैं तो क्या होता है? इनमें से कुछ प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमकर स्पेस में बिखर जाती हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें हमेशा के लिए सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो लाखों साल के इस बड़े से लूपिंग ऑर्बिट में शामिल नहीं होती, वही होता है ओट क्लाउड। खरबों आइसी रॉक्स, चारों दिशाओं में फिर चीजें हमेशा बर्फीले बादल में टिकी रहकर दूर दराज मौजूद सूर्य का चक्कर लगाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ अलग हो जाती हैं और सूर्य की ग्रेविटी उन्हें वैसे ही अपनी तरफ खींचती है जैसे लौ पतंगे को। ऐसा कोई कॉमेट आपके नजदीक आ सकता है और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। ये कॉमेट्स कई किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं और इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है, कभी कभी 160 किलोमीटर प्रति सेकंड तक। इसीलिए ये काफी खतरनाक होते हैं। कितने खतरनाक? किसी डायनासोर से पूछिए। ये कॉमेट्स कई किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं और इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है, कभी कभी 160 किलोमीटर प्रति सेकंड तक। इसीलिए ये नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अंदरूनी सोलर सिस्टम में आने वाले ये ओट क्लाउड कॉमेट्स बहुत बड़े होते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज 50 से 80 किलोमीटर चौड़ी हो तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। और हमें शायद इसके आने का पता ही न चले, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि ओट क्लाउड से निकलकर कौन सी चीज हमारी तरफ आ रही है। दूरी पर मौजूद हमारा ये दुश्मन शायद सोलर सिस्टम का सबसे गहरा राज हो सकता है। हमारे सूर्य जैसा ही एक और गोला, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक दूसरा स्टार, हमारा दुश्मन। हम अब तक प्लैनेट से करीब 15 खरब किलोमीटर दूर तक के बारे में सोलर सिस्टम की जानकारी रखते हैं, लेकिन हम अब भी अंधेरे में ही हाथ पैर मार रहे हैं। कार्ल सेगन ने कहा था कि अब हम मैजेलन के युग में हैं, कोलंबस के युग में नहीं। यानी कि अब हम सोलर सिस्टम की बुनियादी आउटलाइंस को जानते हैं, हम प्लैनेट्स को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक काइपर बेल्ट और एक ओट क्लाउड मौजूद है, लेकिन हमें इसकी डिटेल्स नहीं मालूम। हम इन जगहों तक पहुंचे भी नहीं हैं। हम तो बस इन जगहों का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये पता लगा लिया है कि ओट क्लाउड में करीब 2 खरब चीजें मौजूद हैं और ये सोलर सिस्टम के बनने के दौरान बचे मलबे का एक गोला है, और कभी कभार इनमें से एक हमारी तरफ बढ़ा चला आता है। एक बड़ा सवाल ये है
कि अचानक ऐसी कोई चीज हमारी तरफ क्यों आती है, इसकी वजह क्या है, कौन सी बात उन्हें मजबूर करती है कि वो नीचे गिरते हुए भीतरी सोलर सिस्टम में पहुंचते हैं। इसके लिए कई बातें जिम्मेदार। हम सितारों पर नजर डालें तो उनमें से ज्यादातर हमें बाइनरी पेयर्स में दिखते हैं। कुछ मामलों में ये बहुत दूर हो सकते हैं। इन्हें एक दूसरे का चक्कर लगाने में लाखों साल भी लग सकते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या सूर्य का भी कोई ऐसा साथी है जो हमें अभी तक नहीं मिला क्योंकि वो बहुत दूर है। ये सोचना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि फिलहाल हमारे सूर्य का कोई भाई या बहन है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 अरब तारों वाली हमारी गैलेक्सी में आधे से ज्यादा स्टार बाइनरीज, ट्राइनरीज या क्वांटरनरी सिस्टम्स वाले हैं। इसलिए इकलौते तारे के होने के आसार कम ही हैं। और कहीं ये दूर दराज स्टार ही तो ओर्ट क्लाउड को डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। होता यह है कि हर 2 करोड़ 60 लाख साल में ये बाइनरी स्टार पार्टनर ओर्ट क्लाउड से होकर गुजरता है। ये ऑर्बिट्स को अपसेट करके कॉमेट्स को हर दिशा में फैला देता है, जिससे उनमें से कुछ भीतरी सोलर सिस्टम में आकर पृथ्वी। लेकिन नेमेसिस थियरी की अपनी कुछ समस्याएं हैं। ऐसा हो सकता है कि ओर्ट क्लाउड से गुजरते किसी रहस्यमय तारे की ग्रेविटी वक्त वक्त पर कॉमेट्स को सूरज और पृथ्वी की तरफ भेज सकती है। लेकिन अगर हमारे सूरज का कोई साथी तारा है तो उसे दिखना चाहिए। तो आपको लगेगा कि ये नेमेसिस स्टार तो आसानी से दिखना चाहिए क्योंकि सितारे चमकदार होते हैं, लेकिन यहाँ आइडिया ये है कि शायद नेमेसिस एक ड्वार्फ स्टार है। शायद ये एक ब्राउन ड्वार्फ है, तो ये बहुत छोटा होगा और इसीलिए ये ज्यादा चमकदार भी नहीं होगा। एक ब्राउन ड्वार्फ कोई स्टार या प्लेनेट नहीं होता, ये उनके बीच की चीज है, एक ऐसा तारा जो वजूद में ही नहीं आया। तारों में तब विस्फोट होता है जब ग्रेविटी हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों को आपस में टकराकर जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर पैदा करती है। लेकिन अगर गैस काफी नहीं होगी तो फिर इतनी ग्रेविटी भी नहीं होगी कि इतना जबरदस्त धमाका हो सके। ऐसे में ये कोई स्टार नहीं बनता। दूसरी तरफ ये जुपिटर से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसका मास हमारे सूर्य का सिर्फ 1/1000 है। ये चीजें गर्म होती हैं, लेकिन स्टार्स की तरह इनमें धमाका नहीं होता। इन्हें देखना मुश्किल होता है क्योंकि ये चमकदार नहीं होते, लेकिन इनमें काफी ज्यादा मास मौजूद हो सकता है। तो क्या कहीं कोई ऐसा ब्राउन ड्वार्फ हो सकता है जो समय समय पर हमारी तरफ कॉमेट्स को भेजता रहता है? इतनी दूरी पर मौजूद किसी ब्राउन ड्वार्फ को हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये इतना गर्म तो होना चाहिए कि इंफ्रारेड के जरिए इसे ढूंढा जा सके। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स के जरिए आप किसी चीज की गर्मी का पता लगा सकते हैं, भले ही इसमें से रोशनी ना निकल रही हो। तो बेशक ब्राउन ड्वार्फ में से रोशनी निकलती दिखाई ना दे, लेकिन इसमें से गर्मी तो काफी निकलनी ही चाहिए। ऐसे मिशन आयोजित किए गए हैं जिन्होंने पूरे आसमान का सर्वे किया, और अगर सूर्य के आसपास 4 अरब साल पुराना कोई ब्राउन ड्वार्फ होता तो वो जरूर नजर आ जाता। तो अभी तक कोई नेमेसिस नहीं मिला है। तो अगर कोई दुश्मन स्टार वहाँ मौजूद नहीं है, तो क्या कोई और चीज ओर्ट क्लाउड के साथ छेड़खानी कर रही है? ये भी हो सकता है कि कोई पृथ्वी के आकार वाला बड़ा सा प्लेनेट मौजूद हो और वो नेपट्यून से काफी दूर चक्कर लगा रहा हो। लेकिन इतनी दूर मौजूद किसी प्लेनेट का पता लगाना किसी ड्वार्फ स्टार का पता लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कोई प्लेनेट सूर्य से जितना दूर होगा उसकी रोशनी उतनी ही कम होगी और उसे देखना उतना ही मुश्किल होगा। तो पृथ्वी के मास वाला कोई प्लेनेट अगर सूर्य से कई अरब किलोमीटर दूर होगा तो फिलहाल हमारे टेलीस्कोप को नजर ही नहीं आएगा। अब भी ये गुंजाइश है कि पृथ्वी के साइज की कोई चीज ओर्ट क्लाउड में मौजूद हो और उथल पुथल मचा रही हो। नेमेसिस थियरी के सिलसिले में ये आखिरी अंदाजा है। हम शायद कभी न जान पाए कि क्या चीज ओर्ट क्लाउड वाली चीजों को ऑर्बिट से बाहर ढकेल रही है और वहाँ सिर्फ यही राज मौजूद नहीं है। हमें अब भी नहीं पता कि सोलर सिस्टम कहाँ खत्म होता है। सोलर सिस्टम के छोर को ढूंढने से हम सोलर सिस्टम को समझने से जुड़े बड़े राज को सुलझा पाएंगे। जब तक वो छोर नहीं मिलेगा तब तक उसके साइज का पता कैसे चलेगा? शायद सबसे बड़ा राज ये है कि हमारे सूर्य में मटेरियल कुछ ज्यादा ही है। ये कॉस्मोस से कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहा है। ये हो सकता है कि हमारा सूर्य एक चोर है जिसने कॉस्मोस में अपने भाइयों और बहनों से मैटर चोरी किया है। लेकिन ये अतिरिक्त मैटर शायद तब हमारी जान बचाएगा जब सूर्य के तेवर हम पर तीखे हो जाएंगे। 25 साल पहले हमारे हिसाब से सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे और ये करीब 11 अरब किलोमीटर में फैले हुए थे। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये इलाका 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका फैलाव
3 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा है और हर बार ये हमें पहले से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये सचमुच बहुत विशाल है। न जाने कैसे इसमें मैटर कुछ ज्यादा ही है। थियरी में तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब सोलर सिस्टम बना होगा तो कितने कॉमेट्स का निर्माण हुआ होगा। फिर हम ओट क्लाउड से आने वाले इन कॉमेट्स की संख्या से पता लगा सकते हैं कि वहाँ कितने कॉमेट्स और होंगे। लेकिन इन दोनों संख्याओं में बहुत फर्क है। सूर्य के साथ जितने कॉमेट्स बने उनकी तादाद हमारे अंदाजे वाली संख्या से कहीं ज्यादा कम है। ओट क्लाउड में इतना ज्यादा मटेरियल है कि उससे सिर्फ एक औसत आकार का स्टार ही नहीं बनेगा। इन दोनों संख्याओं के बीच का फर्क तभी कम हो सकता है अगर सूर्य ने शुरुआती दौर में मैटर चुराया हो। 5 अरब साल पहले एक सुपरनोवा फटा था और उसने धूल और गैस के बड़े बादल में एक शॉक वेव भेजी थी। इससे बादल कंप्रेस हुआ और डेंस गैस वाले इलाके बने। ये थी तारों की नर्सरी। गैस की सैकड़ों पॉकेट्स अपनी ही ग्रेविटी के जोर से खत्म हो गई और उनसे जन्म हुआ सैकड़ों तारों का। हमारा मानना है कि सूर्य बना अपने भाइयों और बहनों के क्लस्टर से और सूर्य शायद 400 या 500 दूसरे तारों के एक क्लस्टर में बना था। अगर आप इन बनते हुए तारों की तस्वीरें लें तो ये अपने बीच मौजूद दूरी के हिसाब से बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन इनका कॉमेट्स वाला अपना बादल बहुत बड़ा होता है। तो एक दूसरे से कॉमेट्स को चुराना मुमकिन है। सूर्य स्मार्ट था और जब ये आगे था तो ये परे हट गया। इससे दूसरे तारों से बहुत से कॉमेट्स मिले और फिर ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। इस वक्त जो चीजें काफी दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं, वो शायद उन्हीं कम उम्र अन्य तारों से आई होंगी। कॉस्मोस में एक दूसरे से ये दुश्मनी शायद अब भी जारी हो। हम शायद अपने ही भाइयों और बहनों से चीजों को चुरा रहे हों और वो भी हमारे ओट क्लाउड से शायद ऐसा ही कर रहे हों। सोलर सिस्टम में हमारे ओट क्लाउड के सबसे नजदीक जो स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी के पास शायद एक और ओट क्लाउड भी है। हो सकता है कि कुछ चीजें इन दोनों तारों के बीच आती जाती रहती हों, तो इन दोनों तारों के बीच में ही शायद हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी छोर मौजूद होगा। और इस छोर पर जो कुछ होता है वो हमारे लिए एक बुरी खबर हो सकती है। पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर अल्फा सेंटोरी का गहरा असर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस स्टार और इसके ओट क्लाउड में मौजूद चीजों का हमारे ओट क्लाउड पर तब ग्रेविटेशनल इफेक्ट पड़े जब कोई चीज हमारे सबसे नजदीकी तारे की वजह से यहाँ आ गिरती है। इसका मतलब है कि ये कोई छोर नहीं बल्कि लगातार चलने वाली एक रस्साकशी है। हम इंसानों को तय सीमाएं ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ सीमाएं गैलेक्सी में घुल मिल सी जाती हैं। ना तो सूर्य अकेला है और ना ही हमारा ओट क्लाउड। हम लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं और इस तरह हम मिल्की वे के कहीं ज्यादा बड़े माहौल के साथ जुड़े होते हैं। और शायद यही धुंधलापन हमें सोलर सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करे। जहाँ सोलर सिस्टम खत्म होता है वहीं शायद नई दुनिया की नींव रखी जा सके और हमारे एक नए सफर की शुरुआत हो। हमारे सोलर सिस्टम की बनावट के बारे में जानने से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखेंगे तो वहाँ ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिन्हें हम बतौर रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ चट्टाने हैं, बर्फ है। हम वहाँ से गुजरते वक्त अपने स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल भर सकते हैं। हो सकता है कि गैलेक्सी का जायजा लेने के दौरान बेहद दूर मौजूद ओट क्लाउड ही वो जगह हो जो इस लंबे सफर में हमारा पड़ाव बन सके। हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। हमें बहुत सी नई चीजें ढूंढनी है। जब भी हम यूनिवर्स के बारे में कोई नई जानकारी पाते हैं हैरान हो जाते हैं और ये बात मुझे एक्साइट करती है। हर सुबह अगर मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिलता तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, नई चीजों को लेकर हमारी समझ भी बढ़ती जाएगी। हम बेहतर टेलीस्कोप्स बना रहे हैं, हम स्पेस में प्रोब्स भेज रहे हैं। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है और ये बहुत ही एक्साइटिंग है। यूनिवर्स में मौजूद हमारी ये नई आंखें हमें हमारे सोलर सिस्टम को बिल्कुल एक नए ही रूप में दिखा रही है। हम धीरे धीरे उन पेचीदा कनेक्शंस को आपस में जोड़ रहे हैं जो हमारी जिंदगियों से ताल्लुक रखते हैं और दूर तक फैले यूनिवर्स से भी। यूनिवर्स के बारे में हमने जो भी नई खोज की है उससे पता चलता है कि कोई भी सोलर सिस्टम अपने में अकेला नहीं है। मटेरियल बाहर से आता है, अंदर से आता है, अंदर से बाहर जाता है और हम जब अपने सोलर सिस्टम के बाहरी किनारों की जांच करते हैं तो उससे सोलर सिस्टम के हमारे मायने बदलते जा रहे हैं। हम अपने प्लेनेट से बाहर निकलकर अपने आसपास के माहौल पर नजर डालना शुरू कर रहे हैं, जो अच्छी बात है।
सूर्य दूसरे अरबों खरबों तारों और उनके अपने सोलर सिस्टम के एक बड़े से कोरस में सिर्फ एक आवाज जैसा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम एक बहुत बड़ी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सोचना कि हमें अपने सोलर सिस्टम में सब कुछ मिल गया है, ये मानना कि हम सब कुछ जानते हैं, ये साइंस के काम का तरीका नहीं है। साइंस तो सीमाओं का और विस्तार करती है। हम लगातार ऐसा कर रहे हैं और अगर 10 साल बाद हमने दोबारा ये प्रोग्राम किया तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम नई चीजों के बारे में बात करें।